ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत है। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है। इस खामोशी की वजह से शुक्र है रजिस्टर ही आज खोला, कल बंद किया था अभी खोला। काउंटर एंट्री सुना था, फिलहाल मायूसी फुली खुला था, बोला ही नहीं जा रहा। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। क्या है सर, सही कहा होगा आपने। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखे, फिर एक क्वेश्चन करता हूँ। बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? सही कहा है। बैड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग लिखा है, अमाउंट इज रिकवर्ड, amount is received. Bad debts recovered means amount is received after recording bad debts. Bad debts की एंट्री करने के बाद अगर पैसे अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए तो उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या होने के बाद क्या हो जाए? बस करें सर जी, मत करें सर। क्या हो जाने के बाद क्या हो जाए, तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाए? बैड डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद अगर पैसे रिसीव हो जाए तो इस सिचुएशन को कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। पैसे आएंगे जाएंगे? क्या हो जाने के बाद पैसे आ जाएंगे? बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर पैसे मिल जाएं तो उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आगे जो मैंने बातें आपसे करनी है उसके लिए आपसे गुजारिश जरा ये है कि सिर्फ आपने सुनना है, पेन कहीं साइड पर रखें। अब इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले मुझे जरा सारा लिख लेने दीजिएगा फिर आप अकॉर्डिंगली लिखिएगा। एक पहली सिचुएशन ये हो सकती है, अमाउंट is received after recording actual bad debts. अमाउंट जो मिली है वो बैड डेट्स की एक्चुअल रिकॉर्डिंग के बाद मिली है। एक्चुअल बैड डेट्स की कोई एंट्री पता किसी को? अलाउंस वर्ड का भी यूज होता है जब एक्चुअल बैड डेट्स है या एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अगर एक्चुअल बैड डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद पैसे रिकवर हुए हैं या उससे पहले हुए हैं तो इसकी काउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों होता है ये आप नहीं बता। लेट्स अज्यूम मैं एक सिनेरियो से बनाता हूँ फिर आगे आप वर्किंग करवाइएगा। लेट्स अज्यूम 2018 में अपने क्रेडिट सेल की एंट्री बनाओ। सर ये वाली एंट्री तो बोल दें यार, क्या हो गया? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेट्स अज्यूम डेटर का नाम था जॉन। मैंने तेरा नाम इस तरह से इसलिए रखा है कि मुझे उम्मीद है कि इस नाम वाला कोई साहब हमारी इस क्लास में नहीं है, तो नाम से तो कोई परेशानी नहीं सर। क्या एंट्री होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्या आपने चीजें दे दी? सर क्या आपने चीजें दे दी हैं सर, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। कौन सी सेल है ये? क्रेडिट सेल। क्या पैसे भी आपको मिलने थे सर? लेट्स अज्यूम 2019 में पता चला
कि जो मिस्टर जॉन है ये पैसे दिए बगैर और लोगों के भी बहुत से पैसे इकट्ठे करके कनाडा शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपना बड़ा खूबसूरत सा घर बर्फ के नीचे पे ही बना दिया। आपने बहुत कोशिश की कोई कांटेक्ट हो जाए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और आपकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई कि अब पैसे नहीं मिलेंगे। बताएं 2019 पे ये सारी सिचुएशन के बाद आप क्या एंट्री कर रहे होंगे? अलाउंस बना लेंगे या राइट ऑफ कर दें? शक लग रहा है या कंफर्म लग रहा है? अगर तो शक है तो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन लेट्स अज्यूम आपकी सारी उम्मीदें पैसे मिलने की खत्म हो गई हैं, तो राइट ऑफ कर देंगे या अलाउंस बना लेंगे? डबल एंट्री बता रहा सर। बैड डेट्स डेबिट एंड डेट सपोज ऑन। और लेट्स अज्यूम सारे खत्म हो, सारे पैसों की उम्मीद खत्म हो। एनी कंफ्यूजन? अब पहली एंट्री जरा दोबारा देखें। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट अगर एंट्री हो तो डेटर का लेजर बनेगा? सर ही बनेगा सर। लाख रुपया किस साइड में नजर आएगा सर? डेबिट साइड पे नजर आएगा। पिछले साल मिल गया था सर, पिछले साल मिल गया था सर। नहीं मिला था तो यही सीडी होगा। किस साल के एंड पे सीडी हो जाएगा? 18 के एंड पे सीडी हो जाएगा। 19 के स्टार्ट पे फिर ये बीडी कितना हो जाएगा? 1 लाख डेबिट बीडी हो जाएगा। फिर 19 में आपने जब बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट एंट्री की तो ये एंट्री किस साइड पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अब सीडी कितना हो गया? 0। आपने सीडी 0 क्यों कर दिया? जो पैसे मिलने थे वो इरिकवरेबल हो गए, आपने ना चाहते हुए भी बैलेंस खत्म कर दिया। ठीक है सर? एनी कंफ्यूजन? सेल हुई और राइट ऑफ हुआ। लेकिन सर जब ये एंट्री आप कर रहे थे 2019 में तो आपके दिल से कुछ दुआएं निकल रही थी और हवाएं आपकी जो दुआएं हैं वो कनाडा तक ले गई। हवाएं ले जाएंगी सर? दिल से दुआ निकल रही थी, आप यहीं थे, आपकी दुआएं कहां तक पहुंच गई? किस दिन जॉन साहब अपने घर से निकले अपनी नई गाड़ी में, आपकी दुआएं पीछा कर रही थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अभी नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेटली जॉन साहब का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। लेकिन सर वो अभी हॉस्पिटल में बेड पे लेटे, आंखें बंद हैं, सांसें चल रही हैं। अचानक आपकी तस्वीर भी सामने आ गई, सारी जिंदगी जहन में चलना शुरू हो गई। मैं तो जा रहा हूं, अब क्या करूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी उसे ख्याल आ गया। उसने अकाउंटेंट साहब को कॉल की, सांसें हैं अभी। अकाउंटेंट साहब से चेकबुक मंगवाई और 2020 में ये चेक आपको पाकिस्तान आपके एड्रेस पे पहुंच गया। बाकी सारी बातें छोड़ दें, आप बताएं ये जो चेक मिला इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप चेक वापस भिजवा देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर चेक से पैसे आएंगे तो आप क्या एंट्री करें? बैंक डेबिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल पूरे पैसे आ गए तो पूरे से चेक बैंक डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खासा वो पूरे पैसे देने की पोजीशन में नहीं था, 80,000 आ गए तो 80,000 से एंट्री कर लेंगे, और अगर ज्यादा आ गए तो हरगिज ज्यादा नहीं लेंगे, बाकी वापस भिजवा देंगे। हमें किसी चैरिटी की जरूरत नहीं। ये भी तो हो सकता है उसके जहन में आ जाए यार बड़े अरसे से मैंने पैसे नहीं दिए तो एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तो जितने वो एक्स्ट्रा देगा वो उसे कहेंगे भाईजान ये हमारे नहीं बनते, ये वापस है, हमारे सिर्फ मैक्सिमम कितने बनते हैं 1 लाख, तो ज्यादा वाली बात बिल्कुल हम नहीं करेंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैरिटी नहीं चाहिए, हमें बस अपना हक चाहिए था और आपने पहुंचा दिया, तो ज्यादा वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कम आ जाएंगे फिर भी हम जो आगे होंगे वो वापस नहीं करेंगे, उतने के रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये एंट्री कितनी अमाउंट से कर रहे होंगे? जितने हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो बैंक तो मैंने इसलिए डेबिट किया क्योंकि चेक आया, अगर चेक की बजाय कैश आया होता तो कैश डेबिट होता था। आपने बस सोच के ये बताना है कि क्रेडिट क्या है। ऊपर वाली एंट्री जरा देखते, ऊपर वाली एंट्रीज देखते,
फर्स्ट एंट्री बोलने जरा क्या है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अगर ये सेकंड एंट्री हुए बगैर पैसे आ जाते हैं तो बैंक डेबिट और डेटर क्यों क्रेडिट? पैसे मिलने से रिसीवेबल खत्म हो गया, रिसीवेबल मौजूद था, खत्म हो गया। लेकिन अब फर्स्ट और थर्ड एंट्री के दरमियान में जो सेकंड एंट्री है, क्या इस सेकंड एंट्री के बाद आपका रिसीवेबल जीरो हो चुका है? क्या रिसीवेबल ऑलरेडी खत्म हो चुका है? और क्या सेकंड एंट्री में आपने एक एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया था इस वजह से कि आपको लगता था कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे? तो क्या ये पैसे मिलने से आपका रिसीवेबल कम हो रहा है या अब एक्सपेंस कम हो रहा है? तो बताएं, डेटर क्रेडिट करो? डेटर क्यों नहीं? सही 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 तरह, क्योंकि वो है ही नहीं, डेटर के तो बैलेंस ही मौजूद नहीं है। लेकिन क्या जो सेकेंड एंट्री में हमने बैड डेट्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, अब उस एक्सपेंस को रिवर्स होना चाहिए सर? लेकिन डेफिनेटली अब किस साल ही रिवर्स कर सकेंगे? जिस साल पैसे मिले हैं। किस साल में नहीं दोबारा जा सकेंगे? 2019 में। तो किस साल ही एडजस्टमेंट कर देंगे? 2020 में। और क्या डबल एंट्री बनेगी अब? बैंक डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग बैड डेट्स क्रेडिट? नहीं, क्या कम हो गया, क्या कम? किस साल एक्सपेंस बढ़ा होगा? 19 में। अब 19 में तो जाके नहीं ठीक कर सकते क्योंकि हम 20 आ गए, 20 वाला साल आ गया या 21 आ गया। तो सब्सिक्वेंट ईयर अगर आ जाएगा तो आप उसी साल में एक्सपेंस रिवर्स कर सकेंगे। लेकिन थोड़ा जरा बड़े होने की कोशिश करें। 2019 में जब हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, और प्रॉफिट कम होके फिर कम प्रॉफिट कैपिटल तक गया होगा। प्रॉफिट कहाँ जाता है सर? तो प्रॉफिट कितने से कम हो गया होगा? 1 लाख से। और 1 लाख से जो कम प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में फिर गया होगा। अब 2020 में हमने क्या एंट्री की है? बैड डेट्स की क्रेडिट करके एंट्री की है। इससे क्या होगा? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? और अल्टीमेटली अब ज्यादा प्रॉफिट फिर कैपिटल में चला जाएगा, विच मींस कैपिटल पे अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। किस साल कम हुआ था और अब किस साल दोबारा बढ़ जाएगा? ठीक है, हम डेफिनेटली किस साल में जाके करेक्शन नहीं कर पाएंगे, पिछले सालों में जाकर तो नहीं, जो साल गुजर गए उनमें दोबारा जाना तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो जिस साल में हम होंगे उस साल जब एंट्री करेंगे तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ओनर के कैपिटल पे वही हो जाएगा जो हो जाना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स क्या हो जाना चाहिए था कि पैसे मिल जाने का रिजल्ट ये है कि हमारा ये एक्सपेंस है ही नहीं। हमें लग रहा था एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन पैसे मिल जाने से क्या रिवर्स हुआ है? एक्सपेंस रिवर्स हुआ। ये एंट्री समझ आ गई प्लीज? अगर सेकंड एंट्री ना हुई होती तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अगर क्रेडिट सेल हुई है, पैसे आएंगे तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन अगर राइट ऑफ होने के बाद हमें पैसे रिकवर हो रहे हैं तो देन व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? बैंक डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। ऑब्वियसली मैं यहाँ बैंक लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कैश आ जाएगा तो कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट होता है। मेरी बात पूरी समझ आई है सर? कोई कंफ्यूजन पहले बता दें प्लीज। जॉन, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप इस तरह करिए, जरा नोट कर लें, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि मुझे राइट साइड पे भी इन्हीं एंट्रीज के सामने जरा स्पेस चाहिए। तो सेंटर में एक लाइन लगाना और लेफ्ट साइड पे पहले ऊपर एक हेडिंग बनाई है मैंने, अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग एक्चुअल बैड डेट्स।
सर आगे आ जाए सर, नजर नहीं चाहिए यार, आगे आ जाए। जितना हो सकता है उतना आगे, थोड़ा सा और हो सकता है, थोड़ा सा और, यकीन मान, थोड़ा सा। समझ नहीं आई, बैठेगा तो पता चलेगा, बैठा है तो अच्छा यस हुआ, चल ठीक। So what is the double entry of bad debts recovered if the amount is received after recording actual bad debts? इतनी मुश्किल एंट्री? ये बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट कैश सेल पे है या क्रेडिट सेल पे? कैश सेल पे भी तो हो सकता है, सोच के बताएं क्यों नहीं हो सकता? कैश सेल में बैड डेट्स का खतरा क्यों नहीं है? जैसी आप चीजें देंगे, बल्कि शायद पहले पैसे पकड़ेंगे फिर चीजें देंगे। डेटर ही नहीं बना, हमने पैसे पकड़ने हैं तो चीजें देनी। जी लिख ले, पेशेंस और राइट साइड देखें। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, अमाउंट इज रिसीव बिफोर, अच्छा दोनों में ना डिफरेंस सिर्फ आफ्टर और बिफोर का, तो इसको फिर इस तरफ अंडरलाइन कर देना और राइट साइड पे लिखना आपके तरफ से, अमाउंट इज रिसीव बिफोर रिकॉर्डिंग एक्चुअल बैड डेट्स। अमाउंट रिसीव हो गई लेकिन एक्चुअल बैड डेट्स होने से पहले ही। क्या मीनिंग बना वो मैं समझाता हूँ, यहाँ तक अगर लिख रहे हैं तो लिखना, या नहीं लिख रहे लिखना चलो। जी सर स्टार्ट करें, बस छोड़ दो लिखना। लेट्स अज्यूम सेम सिचुएशन, क्रेडिट सेल हुई, एंट्री बोलो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन जरा कस्टमर का नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम डेटर ईशान डेबिट सेल क्रेडिट, फिगर इज 50,000, अभी ना लिखा है, डेटर अकाउंट बनाया जाए, 50,000 डेबिट साइड पे नजर आएगा सर, रिसीवेबल आपका। लेट्स अज्यूम 2019 आ गया, 19 का ईयर आ गया, आपको जिशान साहब के बारे में मार्केट से रूमर्स मिली कि जिशान साहब प्लान कर रहे हैं कि ये वो मुल्क छोड़ के चले जाए, चले गए हैं या प्लान कर रहे हैं, और देर पर अब आपको डाउट महसूस हुआ है कि पता नहीं मेरे पैसे मिलते हैं या नहीं, राइट ऑफ कर दें, राइट ऑफ कर दें या अलाउंस बना लें? ये क्या मतलब राइट ऑफ कर दें? एक्चुअल बैड डेट्स अलाउंस बना लें या राइट ऑफ कर दें? खतरा है अभी, ये नहीं, नजर रखेंगे जरूर हम, लेकिन लग रहा है। तो लेट्स से आपने अगर अलाउंस बनाया तो एंट्री बोले, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, और लेट्स से आपको सारे अमाउंट का खतरा है, ये 10% भी हो सकता है, 5% भी, 3% भी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। लेट्स अज्यूम कि सारी अमाउंट का खतरा है, ये सारी अमाउंट बैड हो सकती है, अलाउंस बना लिया या राइट ऑफ कर दिया? अलाउंस की एंट्री देख के फर्स्ट एंट्री दोबारा देखें, क्या अलाउंस की इस एंट्री से डेटर के लेजर में बैलेंस जीरो हो गया?
नो सर, ये नहीं कर सकते। डेटर का लेजर अलग ही है, उसमें 60,000 अलग है, सॉरी 50,000 अलग सीडी है। हाँ, एक अलाउंस का भी लेजर है, उसमें भी 50,000 सीडी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनाएंगे तो 50,000 माइनस 50,000 जीरो कर लेंगे, लेकिन अभी लेजर में बैलेंस खत्म नहीं हुआ डेटर के। लेजर ऑफ डेटर में बैलेंस कब खत्म होता है? जब एक्चुअल बैड डेट। क्या अलाउंस का अलग लेजर बनेगा? हाँ ठीक है, कौन से दो अलग अलग लेजर्स नजर आ रहे होंगे? डेटर अलग, बैड डेट्स का भी आ रहा होगा, मतलब इस वक्त जो बहस हमारी चल रही है डेटर अलग और उससे रिलेटेड अलाउंस का अलग नजर आ रहा होगा। लेजर ऑफ डेटर में भी बैलेंस जीरो नहीं हुआ होगा। वो कब जीरो होता है? जब आप एक्चुअल बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? क्या डेटर का बैलेंस अब एग्जिस्ट कर रहा होगा? कर रहा होगा। अब लेट्स अज्यूम जब हमने ये एंट्री कर ली अपनी बुक्स में, तो ये खबर किसी तरह से जिशान साहब तक पहुंच गई कि हमने उस पर शक किया है, कि हम समझते हैं कि जिशान पैसे दिए बगैर फरार हो जाएगा। जिशान साहब ने ये बात इतनी बुरी मनाई कि अगले दिन ही हमारे ऑफिस आए और 50,000 कैश पकड़ा के कहा मुझे अपने जैसा समझा है, आप सब कुछ बोल रहे हैं, कैश मिल गया है। उसे बैठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह ऑफिस कर देंगे। जब 50 मिल गया उसकी एंट्री करवाएंगे। ये लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करें तो फर्क है क्या? जिस वक्त ये कैश मिला है, डेटर का बैलेंस अभी एग्जिस्ट करता होगा सर। अब आपकी कंसल्टेशन चाहिए, यहाँ से आपसे एक्स्ट्रा चीजें भी आपने बतानी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह बता दूंगा। बताएं इस कैश की क्या एंट्री? डेफिनेटली कैश में है तो कैश डेबिट, और अगर बाय चेक पैसे मिल जाए तो बैंक डेबिट, क्रेडिट करवाएगा। क्या अभी डेटर का बैलेंस आ रहा है? तो डेटर क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? लेफ्ट साइड वाली एंट्री देखें और राइट साइड वाली देखें, आखिरी तीसरी। डिफरेंस क्यों है? वहां डेटर का बैलेंस खत्म होने के बाद पैसे आए हैं और यहाँ पहले ही आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी राइट साइड पे, ये सेकंड एंट्री देखें। क्या हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे एक्सपेंस बना लिया था, लेकिन क्या फाइनली पैसे मिल जाने से क्या वो एक्सपेंस खत्म नहीं होना चाहिए? तो इस एंट्री के साथ साथ एक दूसरी एंट्री भी हो चाहिए, जो अलाउंस बनाया गया था उसको भी खत्म होना चाहिए। खत्म होने का मतलब बढ़ा देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। तो अगर अगर पैसे राइट ऑफ से पहले मिल जाए, ऊपर हेडिंग देखें, बिफोर राइट ऑफ मिल जाए, तो एक तो एंट्री आप करेंगे कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, पैसों की एज इट इज जो पहले होती है। लेकिन इन एडिशन टू डेट एक दूसरी एंट्री कौन सी करनी पड़ती है, या कौन सी करनी चाहिए, शायद करना चाहिए, जो अलाउंस वाली एंट्री है उसको फिर रिवर्स कैसे करूं बोलो? अलाउंस डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। व्हाई दिस एंट्री इज आल्सो नेसेसरी? वो जो हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे एक्सपेंस बना लिया था वो हुआ तो है नहीं, तो देयरफॉर उसको भी रिवर्स होके खत्म होना चाहिए। तो इन दिस केस फिर दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। एक कौन सी एंट्री? जब पैसे मिले हैं उनको डेटर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जब एंट्री हम कर चुके थे एक्सपेंस की उसको रिवर्स करेंगे, ताकि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था वो भी खत्म हो सके। सब कुछ क्लियर है सर? नोट करें, लेकिन मेरी बात अभी थोड़ी सी एक रहती है, यहाँ तक लेकिन नोट करना पड़ेगा। जी मैंने जरा वर्ड शॉर्ट किया, अगर आप पूरा लिखना चाहते पूरा लिखें। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पूरा लिखें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स।
जी सर, यहाँ तक जरा एक रिवीजन कर लें सर, लेफ्ट साइड की जरा। लेफ्ट साइड पे पहली एंट्री होने जी क्या है? इस एंट्री का मतलब रिसीवेबल बन गया। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री का मतलब है रिसीवेबल खत्म हो गया। सेकंड एंट्री इधर, लेफ्ट साइड की बात करो, राइट साइड नहीं प्लीज, लेफ्ट साइड से। राइट साइड पे अलग डिस्कस करेंगे ना बाद में। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एंट्री मींस लेफ्ट साइड पे रिसीवेबल 1 लाख हो गया है। सेकंड एंट्री रिसीवेबल की उम्मीद खत्म हो गई। यस सर, इसका मतलब यही हुआ ना, रिसीवेबल की उम्मीद खत्म हो गई, पैसे रिसीव होने की उम्मीद दम तोड़ गई, तो लॉस हो गया। थर्ड एंट्री, पैसे मिलने से डेटर क्यों नहीं क्रेडिट हुआ? वो बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने तो उसे राइट ऑफ पे खत्म कर दिया था। तब पैसे मिलने से बस क्या होना चाहिए, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया तो उसे रिवर्स होना चाहिए। अब एक्सपेंस रिवर्स होने का मतलब ये है कि जरा प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बनाया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चंद एक एग्जांपल्स अदर देन बैड डेट्स बोल दे, सैलरी, यूटिलिटीज, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये तो एक्सपेंसेस सारे ऐड हो रहे होंगे। लेकिन थर्ड एंट्री अगर हम ध्यान में लाएं तो ये 1 लाख उन एक्सपेंसेस में से लेस होकर नेट एक्सपेंसेस पे हमारी इनकम में से लेस होकर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा। तो ये जो 1 लाख है हमारा एक्सपेंसेस में से लेस हो रहा होगा, एक्सपेंसेस प्लस हो रहे होंगे सारे, और ये वाला 1 लाख एक्सपेंसेस में माइनस हो रहा होगा, जिससे फिर टोटल एक्सपेंसेस कम होके प्रॉफिट बढ़ जाए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? 2020 में होगा, जिस साल एंट्री करेंगे उसी साल होगा। ठीक हो गया जी यहाँ तक? सही है सर। राइट साइड पे है सर, क्रेडिट सेल हुई, रिसीवेबल बढ़ गया, अलाउंस बनाया, तो अभी रिसीवेबल खत्म नहीं हुआ, अलाउंस के नाम से अलग लेजर बन गए, दो अलग लेजर्स हो गए। कौन कौन से? रिसीवेबल अलग हो गया, अलाउंस अलग। शक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म होने से पहले ही कैश रिकवर हो गया। तो लास्ट में आए थर्ड एंट्री पे, कैश आया, डेबिट हुआ, क्योंकि रिसीवेबल एग्जिस्ट करता था, तो अब रिसीवेबल खत्म, पैसे मिलने से तो रिसीवेबल खत्म हो गया सर। लेकिन एक्स्ट्रा काम एक क्या होना चाहिए था कि जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था एस्टिमेटेड बेसिस पे, उसे भी रिवर्स होना चाहिए। तो व्हाई द एंट्रीज आर डिफरेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड? यहाँ डेटर का बैलेंस मौजूद ही नहीं है और वहां डेटर का बैलेंस मौजूद है। इट मींस जब भी कभी कोई सिनेरियो ऐसा हम करेंगे जिसमें बैड डेट्स रिकवर्ड की सिचुएशन आएगी, तो हमें देखना ये हुआ करेगा कि क्या पैसे राइट ऑफ से पहले मिले हैं या राइट ऑफ के बाद मिले हैं। अगर राइट ऑफ के बाद मिले हैं तो आप क्या एंट्री मुझे बताया करेंगे? कर ले मत सोचो। अगर पैसे बैड डेट्स राइट ऑफ के बाद मिले हैं तो आप एंट्री बताया करेंगे कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट्स आफ्टर। आफ्टर मिले हैं या बिफोर मिले हैं? आफ्टर अगर मिले हैं तो कैश या बैंक डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट, और अगर बिफोर मिल गए होंगे तो कैश या बैंक डेबिट, और मींस डेटर क्रेडिट मींस नॉर्मल एंट्री हुआ करेगी। हाँ, इन एडिशन दैट फिर एक काम और कौन सा करेंगे, जो अलाउंस अगर बना लिया होगा, अगर अलाउंस बना लिया होगा तो उसकी रिवर्सल होगी। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए सर? अब किसी कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज रहेगी? देन ये जो राइट साइड पे आपने एंट्रीज लिखी हैं, इन राइट साइड की एंट्रीज
कि नीचे जरा एक नोट भी लिखना है, राइट साइड पे ये दो एंट्रीज जो थी इनके नीचे एक नोट लिखना। द अबव सेकंड एंट्री, इसको जरा नंबरिंग करना है जरा, ये दो एंट्रीज जो है 2020 में 1 और 2 करना है, अलाउंस वाली एंट्री। द अबव सेकंड एंट्री will automatically be recorded, will automatically be recorded when we calculate the closing balance of allowance and then balance the ledger. एक सेंटेंस जरा यही लिखना, लेकिन डेफिनेटली ये सब कुछ कैसे होगा ऑटोमेटिकली ये फिर क्वेश्चन में दिखाऊंगा। लेकिन the above second entry will automatically be recorded when we calculate the closing balance of allowance and then balance the ledger of allowance। ये होगा ऑटोमेटिकली कैसे, ये यहाँ लिख तो लें, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर उसमें फर्दर डिस्कस करता हूँ। मीन्स टू से शायद हमें एक ही एंट्री याद रखने की जरूरत है, कैश डेबिट डेबिट क्रेडिट राइट साइड पे, जो दूसरी एंट्री लिखी है इसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे हो जाती है ये काइंडली फिर अभी क्वेश्चन में करता हूँ, फिर बताता हूँ। क्या होनी वैसे दोनों चाहिए? यदि होनी दोनों चाहिए सर, पहली एंट्री की होनी चाहिए ताकि कैश रिकॉर्ड हो और रिसीवेबल खत्म हो, और दूसरी की होनी चाहिए क्योंकि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया था एस्टिमेटेड बेसिस पे वो एक्सपेंस हुआ तो है नहीं, तो देयरफॉर उस एक्सपेंस की रिवर्सल भी होनी चाहिए, लेकिन उसको करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली हो जाए करेगी। कैसे वो काइंडली थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी आज ही समझाता हूँ इंशाल्लाह। ये मैंने लिखवा इसलिए यहाँ दी है ताकि जब भी कभी रिवीजन करें तो ये चीज जरा याद आ जाए। जरा बुक खोलने का जरा, कल कौन से पेज पे थे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था, एक मिनट दिखाएंगे बुक अगर अपने पास। नहीं ले लें, पेज नंबर 56 पे आना, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से स्टार्ट में लिखा होगा। मिल गया सर? बेल is a sole trader, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। Bell is a sole trader making up his accounts to 31st July each year। अकाउंटिंग ईयर कब एंड होते हैं? 31st जुलाई। ऐसे ही स्टार्ट कब होते होंगे? हिम्मत 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 1 जनवरी 1 अगस्त से होगा। 31 जुलाई पे अगर ईयर एंड हो रहे हैं तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी? 1 अगस्त एवरी ईयर, 1 जून, 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 अगस्त। डन है सर? एट 31st जुलाई ईयर 6 अंडरलाइन कराना। तो 6th ईयर एंड हुआ है किस दिन? 31 जुलाई 6। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? हिम्मत सर, 1 अगस्त ईयर 5।
31st July year 6, the balance on the allowance for doubtful debt account was 14,20,000. किस चीज का किस दिन का बैलेंस दिया हुआ है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का 31st जुलाई ईयर 6 का एक बैलेंस गिवन है, ऐसे ही है सर? ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का चीज है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की रीवर्ड है। इंटरचेंजेबली कभी डाउटफुल डेट्स बैड डेट्स लिखा जाता है, लिख लें एक दफा आप। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स सिंपली मींस अलाउंस फॉर बैड डेट्स ही की बात होगी। तो इंटरचेंजेबली वर्ड्स हैं, कभी डाउटफुल डेट, कभी बैड डेट, कभी बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी लिखा होता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। एस्टिमेटेड है ये एक्चुअल है, ये पता होना चाहिए आपको। ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं, ये एक्चुअल बैड डेट्स। अलाउंस बना हुआ तो एस्टिमेटेड बैड डेट्स। चलो आगे। ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल पीरियड एंडिंग 31st जुलाई ईयर 7, ये ईयर 7 वाला 31st जुलाई कब स्टार्ट हुआ? 1st August year 6. During the following financial year ending 31st July year 7, Bell suffered a number of bad debts amounting to rupees 7,23,000, ऐसे ही सर, which he wrote off to the bad debt account, underline करेंगे। Bell suffered a number of bad debts amounting to rupees 7,23,000, which he wrote off to the bad debt account. इसका क्या मतलब हुआ? which he wrote off, क्या उसने एक्चुअल बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है? जरा पास्ट टेंस बन गया, राइट ऑफ से रोट ऑफ हो गया। क्या उसने बैड डेट्स की एक्चुअल एंट्री कर दी है सर? क्या एंट्री की होगी सर? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, रोट ऑफ। तो ये राइट ऑफ की जगह रोट ऑफ क्यों हो गया? पास्ट टेंस बना दिया, कर दिया है, राइट ऑफ, रोट ऑफ। समझ आ गया प्लीज? At 31st July year 7, Bell listed out all his receivable balances, which totaled 32.456 million. 7th ईयर के एंड में बेल साहब ने कोई एक लिस्ट बनाई है अपने सारे रिसीवेबल बैलेंसेस की, और उसका टोटल कितना बना है? 32.456 मिलियन। डन है सर? डन है सर? आफ्टर रिव्यूइंग द लिस्ट, जरा विजुलाइज करें कि आप कर रहे हैं सब कुछ। आफ्टर रिव्यूइंग द लिस्ट, Bell decided that 3 balances, namely Li Bi, Chinese customer लग रहे हैं। Bell decided that 3 balances, किस किस के balances? Li Bi के balances कितने कितने कितने? 2,30,000, 5,62,000 and 56,000 were all doubtful and had to be allowed for as doubtful debts. ली बी को राइट ऑफ करना है या इन पे डाउट है? अलाउंस बनाना चाहिए या राइट ऑफ करके खत्म कर देना चाहिए? इन एडिशन, he considered that 2% of all the remaining balances were doubtful and had to be provided for. क्या मतलब had to be provided for? नहीं, जरा सेंटेंस ट्रांसलेशन करना, बाकी कोई इशू नहीं हो, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या मीनिंग बनाई पूरी पीछे से। इन एडिशन, इसके अलावा वो समझता है कि 2% जो रिमेनिंग बैलेंसेस हैं वो भी डाउटफुल हैं या वो भी कंफर्म है? वो भी डाउटफुल है, और उन पे भी क्या होना चाहिए? उनको भी प्रोवाइड फॉर करना चाहिए। कल मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर एक नोट आपको पढ़वाया था कि अलाउंस के लिए एक वर्ड और भी है, तो वो प्रोविजन से एक वर्ड उसने यहाँ बनाया, प्रोवाइडेड फॉर। प्रोविजन बना ले। आए वापस रख सकें।
यहाँ क्या वर्ड्स लिखे हुए थे एंड में? हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब प्रोविजन बना ले, हैड टू बी प्रोविजन बन जानी चाहिए। तो प्रोविजन बन जानी चाहिए का मतलब सिंपली क्या है कि अलाउंस बन जाना चाहिए। तो प्रोविजन और अलाउंस इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बोला जाए या ये मिल गया वैसे किस पेज पे पढ़ा, किस पे पेज पे मिला सर? पेज 54 पे क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर वाली लाइन थी शायद। किस चीज का एक ऑल्टरनेट नेम क्या है? तो मतलब इसका ये है कि 2% जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भी डाउटफुल है और उन पे भी अलाउंस बनाना चाहिए, उन पे भी अलाउंस बना लेना चाहिए। हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर मींस उन हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर मींस इन पे भी प्रोविजन मींस अलाउंस बन जाना चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन माय ट्रांसलेशन? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जाने से पहले आए जरा इस क्वेश्चन में अगर कोई नई चीज मिली है तो उसको जरा एनालाइज करना है। सारा डाटा जरा मेरे साथ एक दफा दोबारा पढ़ना। सबसे पहले 31 जुलाई ईयर 6 पे हमें अलाउंस का एक बैलेंस दिया। किस साल का ये क्लोजिंग बैलेंस? 31 जुलाई ईयर 6 का क्लोजिंग है, 6 का यार वो 1420 एट 31 जुलाई ईयर 6 का क्लोजिंग है। फिर आगे उसने 7 की बहस शुरू कर दी। ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 जुलाई टू ईयर 7, उसमें क्या हुआ? 7,23,000 के एक्चुअल बैड डेट्स हुए जो उसने राइट ऑफ करके रिकॉर्ड कर लिए। सही है ट्रांसलेशन? फिर आगे उसने इंफॉर्मेशन दी है 31 जुलाई ये 7 के क्लोजिंग बैलेंस की। 32456600 ढूंढा था। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर 7 है? सर जी ईयर 7 का क्लोजिंग बैलेंस है सर। फिर इस क्लोजिंग बैलेंस में 3 लोग ऐसे हैं जिन पे खास तौर पे डाउट है। ली बी ई पे खास तौर पे डाउट है, ऐसे ही सर। और इन एडिशन टू दोज ली बी ई जो बाकी कस्टमर्स हैं उन पे भी डाउट है और उन पे जो डाउट है वो 2% है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जरा क्वेश्चन नंबर 3 में जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एक पेज पीछे, उसमें सिर्फ हमें एक ही रेट गिवन होता था, 10%, 7%, 8% वगैरह जितना भी रेट है, बस हमें रेट गिवन होता था। हम उस रेट का क्या करते थे? नहीं सर मल्टीप्लाई तो करते थे, किसी से मल्टीप्लाई करते थे? पहले क्लोजिंग डेट निकाल लेते, रेट मल्टीप्लाई करके लॉस निकाल लेते। लेकिन यहाँ वापस आए जरा, यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जिन पे स्पेसिफिक डाउट, और जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं डाउट उन पे भी है लेकिन शायद उन पे स्पेसिफिकली बाय नेम का डाउट का नहीं पता है। तो असल में तरीका ये होता है कि जब भी कभी ईयर एंड आता है तो पहले आप ये सोचते हैं कि क्या कोई साहब ऐसे तो नहीं जिन पे खास तौर पे खतरा हो कि इन्होंने पैसे नहीं देने। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन पे खतरा है तो उस पे स्पेसिफिक अलाउंस बनाया जाता है। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक अलाउंस? स्पेसिफिक कस्टमर के अगेंस्ट अगर आप अलाउंस बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक अलाउंस। और अगर डाउट तो है लेकिन पर्सन के नेम नहीं पता कि किसका, हिस्ट्री मतलब बिजनेस की ये कहती है कि कुछ ना कुछ पैसे बैड हो जाते हैं और देयरफॉर हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में भी हो जाएंगे, लेकिन कस्टमर के नेम नहीं पता कि किससे नहीं मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। तो अगर नेम नहीं पता और आप अलाउंस बना रहे हैं तो उसको कहते हैं जनरल अलाउंस। और अगर नेम पता है कस्टमर का और आप अलाउंस बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक अलाउंस। व्हाट इज द मीनिंग जनरल अलाउंस? मतलब डाउट तो है लेकिन किस पे कितना कितना अगर ये नहीं पता कि कौन कौन नहीं देगा, ये अगर नहीं पता और आप अलाउंस बना रहे हैं तो ये जनरल अलाउंस है। और अगर स्पेसिफिकली पता है कि इस पे खतरा है, इस पे खतरा है, इस पे खतरा है, तो इस पे अगर खतरा और अलाउंस बना रहे हैं तो ये फिर स्पेसिफिक अलाउंस कहलाता है। कस्टमर नेम्स अगर आइडेंटिफाइड है तो स्पेसिफिक अलाउंस, और अगर कस्टमर नेम आइडेंटिफाइड नहीं है तो वो जनरल अलाउंस कंसिडर होता है। एक पेज जरा कहीं पीछे आ जाए जरा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जरा पढ़ा दिया ताकि जरा डाटा सामने आ जाए, लेकिन थोड़ा सा हम पिछले पेज पे जरा पढ़ लें कि अगर स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। मेरा ख्याल है मिड ऑफ द पेज थोड़ा सा नीचे होगा शायद।
पेज, पिछले पेज के दरमियान से नीचे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। मिल जाएगा कहीं? सर जी मिल गया सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बोले जी कौन कौन सा? स्पेसिफिक अलाउंस, नंबर 2 जनरल अलाउंस। Specific allowance means allowance against specific customers, and general allowance means allowance on remaining customers. कुछ वर्ड समझ आ गया? स्पेसिफिक जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल। आगे पेज पे एक सेकंड जाए जरा, क्वेश्चन का डाटा जरा एक सेकंड दोबारा देख के वापस आना। इट मींस ली बी ई के बैलेंसेस पे जो हम अलाउंस बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? स्पेसिफिक। और उस अलाउंस को बनाने के बाद जो हम 2% के हिसाब से अलाउंस बनाएंगे वो जनरल अलाउंस। वापस पिछले पेज पर आ जाओ। अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों बनाने हो तो उसका एक आसान सा प्रोसीजर है, 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आराम आराम से पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। Following steps should be followed if both allowance types of allowances are to be created. Number 1, first create कौन सा अलाउंस? स्पेसिफिक अलाउंस। फिर क्या करें? नंबर 2, deduct the balance of customers on which specific allowance is created from the closing balance of debtors। एक सेकंड जरा नेक्स्ट पेज पे दोबारा जाए। पहला स्टेप ये होगा कि हम ली बी और ई का बैलेंस आइडेंटिफाई करके उन पे स्पेसिफिक अलाउंस बना लेंगे, उधर ही रहे, क्वेश्चन में रहे। सेकंड स्टेप ये होगा क्लोजिंग डेटर्स ढूंढने। जरा क्लोजिंग डेटर्स ढूंढने सर, फिगर बोले कितनी है? नहीं सर, नहीं सर, डेटर्स 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 32456000। इसमें से फिर ली बी ई के बैलेंसेस माइनस कर देंगे। किस में से क्या माइनस कर देंगे? क्लोजिंग डेटर्स में से ली बी ई के बैलेंसेस माइनस करने के बाद रिमेनिंग डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा। और वापस पिछले पेज पे आ जाएगा। फिर जब रिमेनिंग डेटर्स का बैलेंस स्टेप नंबर 2 पे आ जाएगा तो स्टेप नंबर 3 में फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द परसेंटेज ऑफ जनरल अलाउंस विच इज 2% इन दैट क्वेश्चन। तो रिमेनिंग डेटर से 2% मल्टीप्लाई करके जनरल अलाउंस का रेट मल्टीप्लाई करके जनरल अलाउंस कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में कौन सा अलाउंस कैलकुलेट हुआ है? थर्ड में कौन सा हो जाएगा? जनरल। और फिर लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक प्लस जनरल दोनों अलाउंसेस इकट्ठे होके टोटल अलाउंस आ जाएगा। और फिर ये जो टोटल अलाउंस आएगा ये अलाउंस के लेजर का सीडी बन जाएगा। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। हम अभी अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे जरा कर लीजिए 4 स्टेप्स अगर बोल सके। नंबर 1, अपने लफ्जों बोलते हैं, कुछ जरूरी नहीं अंग्रेजी। स्पेसिफिक अलाउंस बना लें। फिर रिमेनिंग डेटर्स कैसे निकालना? क्लोजिंग डेटर्स में से जिन बैलेंसेस पे स्पेसिफिक अलाउंस कैलकुलेट कर लिए इनको लेस कर दें, रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में जनरल अलाउंस का रेट ढूंढ के रिमेनिंग डेटर से मल्टीप्लाई करके जनरल अलाउंस निकाल दें। लास्ट स्टेप कौन से दोनों को प्लस कर दें? स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस टू गेट द टोटल अलाउंस। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। जी रिक्वायर्ड अब क्या है जी? शो द ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा ये वर्ड्स आया करेंगे आगे। ट्रेड रिसीवेबल्स से वैसे क्या समझ आया? डेटर्स लिखें। और अगर कभी मैं लफ्ज बोलूं ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, show the trade receivables means trade debtors and allowance for doubtful debt account, reflecting the necessary adjustments and relevant extracts from the financial statements। तो 2 लेजर्स बनाने और फिर शायद एक्सट्रैक्ट्स बनाने। आए रजिस्टर करूंगा, एक नीचे नोट लिखा, उसकी जब जरूरत पड़ेगी फिर पढ़ते हैं। जी कौन सा 2 बड़ा लेजर्स बनेंगे? डेटर्स का और अलाउंस का।
अच्छा, रिक्वायरमेंट में उसने ईयर स्पेसिफाई नहीं किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देख के बताएंगे हम किस साल की वर्किंग कर सकते हैं, ES 7 की या ES 6 की। 6 का सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है, जरा डाटा देखना। जो 6 का क्लोजिंग है बस वो हमारे लिए क्या बन सकता है, BD बन सकता है। तो अपना जरा अकाउंटिंग ईयर लिख लेना। हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होगा 1 अगस्त ES 6 से और एंड होगा 31 जुलाई ES 7 पे। देख लें, सोच लें। अगस्त टू जुलाई, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है वो 1 अगस्त से 31 जुलाई ईयर 7 तक का डाटा है। ईयर 6 का सिर्फ क्या पता है, क्लोजिंग पता है। एनी कंफ्यूजन? एक एक फिगर के बारे में जरा मेरे साथ सोचना जी। पहली फिगर जो आएगी, सारी फिगर सोचनी है, कहाँ लिखनी है या नहीं लिखनी जी। स्टार्ट से शुरू करें। तो पहली फिगर कौन सी मिली है, कितनी फिगर मिली है? अच्छा जी, फिगर कितनी मिल गई है सर? कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं कैसे लिखूं? नहीं बेटा, डेटर्स में कैसे लिख दूं, कमाल है, क्यों गलत करवाना है? क्या ये अलाउंस का BD है या डेटर का BD है? किस साइड में लिखूं? क्या अलाउंसेस के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं? उसकी क्या वजह है? पता है, उसकी वजह भी पता है, प्लीज पता है। क्योंकि अलाउंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि डेटर में कितनी कमी एक्सपेक्टेड है, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सर जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्यों होगा? सेल रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होगा? सेल कम हो रही है। ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होगा? और परचेज रिटर्न का हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा? परचेजेस कम हो रही है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट क्यों? एसेट्स कम हो रहे हैं। और अलाउंस का हमेशा क्रेडिट क्यों? डेटर कम हो रहा है। डन है जी सर। आगे की फिगर आ रही है सर, क्वेश्चन देखना सर, कहाँ मतलब बोर्ड से नहीं नजर आनी। आगे कहाँ फिगर आ रही हो सर सवाल में? 7,23,000 की एक फिगर है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड एफर्ट। ये एक्चुअल है, एंट्री कर तो उसने दी है, लेकिन किस लेजर में की होगी, क्या की होगी, जरा सोचा। बैड डेट्स, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। तो अगर हमने लिखनी तो कहाँ लिखे? बैड डेट्स का रिक्वायर्ड नहीं लेजर। अगर बंदा पूरी बात करे तो कहाँ कहाँ लिखना चाहिए? बैड डेट्स के लेजर में भी और डेटर्स के लेजर में भी। फिलहाल हमसे कौन सा लेजर रिक्वायर्ड है, कहाँ लिखो? लिखे। एनी कंफ्यूजन? सर आप कंसंट्रेट नहीं करे, इससे बड़ा मजा नहीं है। एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। नो? आगे ढूंढे कोई फिगर। कुछ फिगर बोलते, पहले फिगर मिली कौन सी है? शुक्र है मौला, 3245600 मिला है। बताएं क्या है, कहाँ लिखो? बिल्कुल ठीक हो गया, सोचे सोचे सारे। क्या है, कहाँ लिखो? डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, किस साल का क्लोजिंग है, कहाँ लिखो? डेटर अकाउंट में एज अ CD लिखूंगा। सोचे सोचे सोचे। क्रेडिट है नहीं, एज अ CD लिखूंगा ना यार। तो डेटर अकाउंट में CD बैलेंस कहाँ लिखूं? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। सर जी गलती सही बोल दी है मैंने, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है।
ईयर 7 का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस किस लेजर में किस साइड पे लिखूं? डेटर के लेजर में। अब बेटा जाने दे, उसका डेबिट साइड पे लिखना है। कौन सा बैलेंस है ये? हमें कैसे पता डेबिट बैलेंस? हमें क्या पता? डेटर्स होते ही कौन है? रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल मींस एसेट्स। एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। 3 2 4 5 6 000। जब मेरा दिल करता है क्रेडिट साइड को डेबिट साइड कर देता हूं, जब मेरा दिल करता है डेबिट साइड को क्रेडिट साइड बोल देता हूं। ऐसे ही लग रहा है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, लेकिन क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अपने लेजर में अपनी नेचर से ऑपोजिट है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, एक और एंगल से 7,23,000 फाइनल करें जरा दोबारा। क्या 7,23,000 इस साल राइट ऑफ करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस आया है? सोचा जरा एक मिनट, इन दोनों को इकट्ठा जरा रिलेट करें, 7,23,000 भी और 32.456 मिलियन भी। क्या 7,23,000 राइट ऑफ हो चुका है? और क्या उसके बाद फिर फाइनली ये 2007 का क्लोजिंग बैलेंस है? नॉर्मली हम किस चीज से यूज्ड हुए हैं पिछले सवालों में? जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो कल किया था। हम इसी से बड़ा यूज्ड हुए हैं कि हमें एक ब्रॉड डाउन मिलता है। सर जी मिलता है सर, फिर हमें ट्रांजैक्शंस मिलती हैं और ब्रॉड डाउन में फिर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके सीडी खुद निकालते हैं। उसने शायद थोड़ा हमें रिवर्स तरीके से बताया है। आए जरा ज़हन में रख के ये बात जो मैंने की है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बताया? बस ये बता दिया कि राइट ऑफ किया और बाद में ये बता दिया कि राइट ऑफ के बाद क्लोजिंग बैलेंस किया। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी इसलिए लेजर में? बताया जरा। ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, बीडी भी नहीं है। डेटर का बीडी ढूंढे जरा सवाल में। किस दिन का बैलेंस बीडी होना था? डेट 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 31 जुलाई ईयर 6 कह लें या 1 अगस्त ईयर 6 का 6 की डेट बोल रहे हैं। उस दिन का बीडी होना था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसका बीडी तो है, किसका अवेलेबल नहीं है? अलाउंस का है, डेटर्स का नहीं। लेकिन शायद जो हमें अल्टीमेटली चाहिए होता है वो उसने खुद बता दिया है। दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 देखें कल जो वर्किंग कर रहे हैं। क्या अलाउंस अगर बनाना है आपने तो आपको सीडी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आज उसने सीडी कैलकुलेट करवाने की बजाय आपको अवेलेबल कर दिया। पूरी बात हजम हो गई है? क्या हजम हो गया? क्या ये क्लोजिंग है? क्या ये 2007 का क्लोजिंग है? क्या इसी क्लोजिंग पे अब अलाउंस की बहस होनी है? आए बहस शुरू करें। देख ले, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरी किसी बात में डाटा भी पढ़ लें आराम से तसल्ली से। कोई कंफ्यूजन मेरी किसी बात में रहेगी तो प्लीज बता दो। जो स्टूडेंट्स, ये भाई ने एक डेट भेजी है। ये बेटा आज आपकी एक असाइनमेंट ये है कि आपने कैलेंडर में जनवरी पहला महीना, फरवरी, मार्च तीसरा, चौथा, ये गिन के कल आने हैं। कल बल्कि रहने परसों आना, एक पूरा दिन आपके पास है। ये जून का छवा महीना है, 6 मंथ, और जून में बेटा 31 डे होता ही नहीं है। सामने एक डेट आई है 31 जून। तो एक तो 31 जुलाई है और दूसरा 30 जून ही दिन होते हैं। इस तरह की बात में नहीं गलती होनी चाहिए कहीं। ठीक है सर? ठीक है सर। ये मई कौन सा महीना है? नंबरिंग में, नंबरिंग में, नंबरिंग। नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त में शुरू किया था फर्स्ट 1 अगस्त से पीछे जरा जाए। आखिरी दिन कौन सा होगा 1 अगस्त ईयर 6 से पहले? 31 जुलाई ईयर 6। ठीक है सर? आ जाए वापिस क्वेश्चन में। अब ये बड़ा क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास।
ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 32456। इससे जरा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। क्या इस क्लोजिंग बैलेंस में आगे जाए पढ़ेंगे अगला सेंटेंस, क्या इस क्लोजिंग बैलेंस में लीबी ई के बैलेंसेस हैं? और क्या वो लीबी ई के बैलेंसेस माइनस करके रिमेनिंग डेटर्स भी आ जाएंगे? तो व्हाट डज इट मींस? ये टोटल रिसीवेबल आ गया, ये 7 का टोटल रिसीवेबल है। और अब इस टोटल रिसीवेबल की बेस पे हमने स्पेसिफिक और जनरल अलाउंसेस बनाने हैं। ठीक है सर, तो एक वर्किंग करेंगे। अब इस लेजर के लिए जरा स्पेस रख लें, हेडिंग बना लें। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम? बताएंगे क्या कैलकुलेट करने लगे हम? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस लिखे हेडिंग। as on 31st July year 7। जी मेरी हेडिंग बड़ा क्लियर है सबको? मतलब जरा अलाउंस अकाउंट देखें एक सेकंड, अपना अलाउंस अकाउंट जो आपने बनाना शुरू किया हुआ, इसमें क्या मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउट डाउन मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है? पहले सीडी आता है, और सीडी आने के बाद फिर ये बैलेंस हो जाता है। या इंक्रीज इन अलाउंस सिचुएशन आ जाएगी, या डिक्रीज इन। इंक्रीज इन अलाउंस कब आएगी? अगर ओपनिंग कम होगा और क्लोजिंग ज्यादा होगा तो अलाउंस बढ़ना है, और वाइस वर्सा आप बोलने की कोशिश करें, अगर क्या बढ़े हो ज्यादा हो। अगर ओपनिंग ज्यादा होगा क्लोजिंग से तो अलाउंस रिवर्स हो जाएगा। तो अब इस वक्त हम क्या ढूंढने लगे कि व्हाट इज द क्लोजिंग अलाउंस एज ऑन 31st जुलाई ईयर 7। अब हेडिंग मेरी क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि पिछला पेज जरा साथ रिलेट करना है, वो जो 4 स्टेप्स पढ़े थे उन 4 स्टेप्स को जरा इस डेटा के साथ फाइनल करना। और कोई काइंडली लिखने के पहले जल्दी में ना पड़ जाएगा, पहले फुल कंसंट्रेशन से देख के अप्लाई करवा दें। पहला स्टेप क्या होता है? क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस। आए पहले हेडिंग लिखें और क्वेश्चन के डाटा को मैं अप्लाई करूँ। क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस। हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक अलाउंस किस किस पे बनाना है? हमें एग्जामिनर डाटा देगा, तो हमें एग्जामिनर ने कौन सा डाटा दिया देखेगा? ली बी ई। पहले जरा फिगर्स ढूंढ दीजिएगा। ली का बैलेंस बताएं। 230, 562 एंड 56। अब ली बी ई के ये बैलेंसेस रिसीवेबल है, ऐसे ही सर? अब ये ढूंढे क्वेश्चन में कि इन पे अलाउंस कितने परसेंट बनाना है। नहीं बेटा 2% नहीं, 2% बनाना है रिमेनिंग पे, कहानी पूरा सीखना पड़ेगा। रिमेनिंग पे कितने परसेंट अलाउंस बनाना है? लेकिन बेटा ये रिमेनिंग नहीं है यार, ये स्पेसिफिक है। तो सही आंसर क्या है इस सवाल का कि उसने बताया नहीं है। अगर वो बताए फॉर एग्जांपल कि ली पे 20% डाउट है, बी पे 10% है, ई पे 70% वगैरह है, तो फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक अलाउंस का रेट ना हो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट पढ़ें। अगर स्पेसिफिक अलाउंस का रेट ना हो तो हम मजबूरन कितने परसेंट अलाउंस बनाएंगे? क्योंकि उस केस में अगर हम 10% 2% के चक्कर में पड़ गए तो आप कह सकते हैं 3% क्यों नहीं, 4% क्यों नहीं। तो इस बहस को कैसे खत्म करेंगे? अगर क्या ना हो तो फिर क्या करेंगे? किसका किसका किसका? तो फिर स्पेसिफिक अलाउंस 100% बना देंगे, विच मीन्स कि 100% अमाउंट डाउटफुल है। 100% लिख के इधर वर्किंग करते हैं। ये 100% से मल्टीप्लाई करके क्या चीज आई है? नहीं, किस चीज की अमाउंट आई है? स्पेसिफिक अलाउंसेस ऑफ लीबीई की अमाउंट्स आ गई हैं। और एग्जैक्टली सेम अमाउंट्स क्यों आ रही हैं?
क्योंकि 100% अलाउंस है, क्या ये हमेशा से ही आएंगी? नहीं नहीं बेटा, अगर 100% नहीं होगा तो मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंसेस की अमाउंट अलाउंस की इक्वल हो। हाँ अगर 100% है फिर तो हमेशा इक्वल ही होगी। देन इनका जरा सम कर दें। 848 000 सॉल्व नहीं किया आपने? आप नहीं कर रहे टोटल? एनी कंफ्यूजन? पिछले पेज वापस चले जाए। स्टेप नंबर 2 को जरा आराम से पढ़ दें, जरा आराम से। डिडक्ट द बैलेंसेस on which specific allowance is created to get the, बस यही लिखा हुआ, from the closing balance of debtors। ठीक है जी, from the closing balance of debtors। बेहतर यही है कि जरा पहले अप्लाई करवा दें कि ये मैंने कैसे वर्किंग करनी है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जरा मुझे ढूंढ दें। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ढूंढ दें। 32456 000। दोबारा सेंटेंस पढ़े, पॉइंट नंबर 2। डिडक्ट किसे करना है इसमें से? नहीं बेटा स्पेसिफिक अलाउंस नहीं, ये वर्ड जरा सही फाइनल करने हैं। डिडक्ट द बैलेंसेस और फ्रॉम ऑन विच स्पेसिफिक अलाउंस इज क्रिएटेड। एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा, वैसे तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह प्रॉब्लम आएगी तो मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट करें, एक सेकंड है। लेट्स अज्यूम ली पे 50% अलाउंस बनाना होता तो 50% बन जाएगा 1,15,000। कर ले सॉल्व अगर करके देखना था। और बाकी दोनों पे लेट्स अज्यूम 100% अलाउंस बनाना था। तो ऑब्वियसली फिर ये फिगर जो है, एक मिनट सॉल्व कीजिएगा जरा। 115 प्लस 562 प्लस 56 733। अब ये 733 के स्पेसिफिक अलाउंसेस है। ये अलाउंसेस का सम किया मैंने, अलाउंसेस का सम किया। तो क्या अलाउंसेस माइनस करने हैं या वो बैलेंसेस माइनस करने हैं जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया? तो क्या बैलेंसेस और अलाउंस में फर्क हो सकता है? हो सकता है। इससे कोशिश यही करें कि सही वर्ड ध्यान में आ रहा है। मतलब बेटा इसका ये है, एक सेकंड में बात पूरी कर लूंगा। हमने ली का 230, बी का 562 एंड 56। लेट मी फिनिश प्लीज। ये मैं ये वाली फिगर्स ढूंढ रहा हूं। अगर ये अलाउंस 50% में बनाओ तो ये नहीं फिगर लेनी मैंने। उसकी क्या वजह है? ये फिगर जरा देखें, 32456 000। ये ज़हन में रख के जरा क्वेश्चन देखें। क्या इसमें 32456 में लीबी के बैलेंसेस की अमाउंट है या अलाउंसेस की अमाउंट है? और अगर फॉर एग्जांपल, अब जरा एक सेकंड देखें बोर्ड पे जरा, अगर मैं इसमें से अलाउंस लेस करूं रादर देन बैलेंसेस, कंसंट्रेट फुल, तो क्या जो रिमेनिंग फिगर आएगी उसमें ली का रिमेनिंग हाफ नहीं आ जाएगा? करते हैं मजा करें जरा। 733 कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ? उसमें ली का कितना आ रहा बीच में? 1,15,000 आ रहा होगा। तो अगर मैं स्पेसिफिक अलाउंस बस माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग फिगर यहाँ कैलकुलेट होगी क्लोजिंग डेटर्स में से, क्या उसमें दोबारा स्पेसिफिक अलाउंस वाले बैलेंसेस शामिल नहीं हो जाएंगे? नहीं समझ आ रही? नहीं क्लियर हो रही बात? इसका जरा सम करें, ये जरा, ये जो टोटल 230, 562 और 56 होगा 848। आपका इस वक्त जो आंसर है रजिस्टर में वहां 848 ही स्पेसिफिक अलाउंस आ रहा है, लेकिन मैंने जरा परसेंटेज चेंज किया, देखो मेरा स्पेसिफिक अलाउंस 533 है। आप ये बताएं मुझे कंसंट्रेशन सोच कर, इस फिगर में 32456 000 में टोटल करके 848 आ रहा होगा या 733 आ रहा होगा? 848 आ रहा होगा। और अगर मैंने माइनस किया 733, तो क्या जो रिमेनिंग फिगर फिर आएगी, ये वाली जो रिमेनिंग आएगी, उसमें इन्हीं बैलेंसेस का कुछ पोर्शन दोबारा शामिल नहीं हो जाएगा? किन बैलेंसेस का दोबारा पोर्शन शामिल हो जाएगा?
जिन पे हमने स्पेसिफिक अलाउंस ऑलरेडी बना लिया, और जब रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा तो उस रिमेनिंग में स्पेसिफिक बैलेंसेस दोबारा आने से फिर उन पे जनरल अलाउंस भी बन जाएगा। ये जो रिमेनिंग डेटा आने फिर इसका मैंने करना क्या है, इनको फिर मैंने 2% से मल्टीप्लाई करके जनरल अलाउंस बनाना है। तो स्पेसिफिक कस्टमर्स पे हमने सिर्फ स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है, और रिमेनिंग कस्टमर्स जो अदर देन स्पेसिफिक अलाउंस वाले होंगे उन पे जनरल अलाउंस मैंने बनाना। एक मिनट अब रिपीट करनी है जो मैंने बात की है। अगर मैंने 733,000 माइनस किया तो रिमेनिंग डेटर्स में स्पेसिफिक अलाउंस वाले बैलेंसेस भी आ जाएंगे, और फिर उन पे जनरल अलाउंस का रेट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि उन पे सिर्फ कौन सा अलाउंस बनाना है, उन पे कौन सा बनाना है, सिर्फ स्पेसिफिक बनाना है, और जो रिमेनिंग बचेंगे किन किन के अलावा, ली बी ई के अलावा जो बचेंगे उन पे जनरल अलाउंस बनाना है। तो इसलिए काइंडली अलाउंस लेस नहीं करना। आप सेंटेंस दोबारा अपने पिछले पेज पे जाकर, ठीक है। हमारे इस वक्त इस क्वेश्चन में शायद वो दोनों फिगर सेम आ रही होंगी, लेकिन एग्जैक्टली जरा आइडेंटिफाई कर दें क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है। वो बैलेंसेस माइनस करने हैं जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया है। मेरा सवाल है क्यों वो बैलेंसेस माइनस करने हैं, ताकि रिमेनिंग डेटर्स के बैलेंसेस में स्पेसिफिक अलाउंस वाले बैलेंसेस दोबारा शामिल होके जर्नल अलाउंस भी उन पे दोबारा ना बन जाए। बात कुछ क्लियर है या और एक्सप्लेन करूं? क्या कुछ क्लियर हुआ जरा बोल दे जरा। नहीं, जो बोला वही बोल रहा। मैंने बैलेंसेस लेस करने हैं अलाउंस, कौन से बैलेंसेस, जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया है उनके बैलेंसेस क्यों माइनस करने हैं, ताकि उन कस्टमर्स के अलावा जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बना लिया है रिमेनिंग आ जाए, और रिमेनिंग को फिर हम जनरल अलाउंस के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे इस वक्त क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 100% अलाउंस बनाया हुआ है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट वे क्या है, आज ही एफर्ट करके एक जरा सेंटेंस नंबर 2 दोबारा बोल दिया जाएगा, एक दफा फिर बोल दो, सामने रख के जरा साथ। आई होप कि सबने पढ़ लिया। तो एक सेकंड मुझे इधर फाइनल करवा दें। आखिरी सवाल बस आपसे। हमारा इस वक्त अलाउंस भी 848 और बैलेंसेस भी 848 है, बिकॉज 100% अलाउंस है। यहाँ तक ठीक है मेरी बात? लेकिन फिर भी एहतियातन मुझे ये बता दें कि मैं यहाँ ये जो प्लस कर रहा हूँ 235 562, ये जो मैंने ब्रैकेट में प्लस किया है, ये मैंने बैलेंसेस वाली ये फिगर प्लस करके फाइंड आउट की है, या ये स्पेसिफिक अलाउंस यहाँ लिखा मैंने, ये लिख रहा हूँ या वो लिख रहा हूँ? ये मींस बैलेंसेस लिख रहा हूँ या अलाउंस लिख रहा हूँ? मैं बैलेंसेस लिख रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, डिडक्ट द बैलेंसेस on which specific allowance is created to get the remaining debtors from, और डिडक्ट करना कहां से, अपने सेंटेंस फाइनल करें जरा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ढूंढें और बैलेंसेस ऑन विच स्पेसिफिक अलाउंस हैज बीन क्रिएटेड को लेस कर दें टू गेट द रिमेनिंग डेटर्स। आई होप कि अब जो बात हुई है फाइनली क्लियर हो गई है। नहीं बेटा, सेम उस तरह नहीं है मोहम्मद अमीन, आप तो कह रहे हैं बेटा ये सेम उस तरह, तो मेरा मैं नहीं कहूंगा, ये तकरीबन उस तरह से बात ठीक है आपकी। भाई डेप्रिसिएशन की तरफ लेके जाना चाहता है यार, मैं तो हिम्मत कर सकते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो क्या होता है, जो आर से शुरू होता है और डी पे खत्म हो रहा है एंड में जाके मेथड। उसमें जब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, फिर उसमें लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। कहीं मुखा दे opening WDV proposal to get those assets used for full year, लेकिन डेफिनेटली वो ओपनिंग की बहस है और यहाँ क्लोजिंग के एंगल से वर्किंग आ रही है, तो उस एग्जैक्टली तो वो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का काम शायद हमने वहां भी किया। बालाजी रिमेनिंग डेटर्स बताओ। 3160 800 8000
31608000। बहरहाल आई होप कि फाइनली सारी बात अब समझ आ गई। प्लीज थर्ड स्टेप देखें उधर, देख लें माइंड अप करना। थर्ड स्टेप क्या करना है? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए मेरे, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए हैं। या मल्टीप्लाई बाय रेट करना है सर, कौन सा रेट? 2%। किससे मल्टीप्लाई करना है? जो अमाउंट आई है रिमेनिंग डेट इसके से 2% मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें। 6160। इस अमाउंट का नाम बता दें। ना 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 कर मत करिए, क्या हो गया? लिखें इसके साथ। राइट साइड पे लिख लें, लेफ्ट साइड पे जहां पर दिल करता है। तो जनरल अलाउंस तक पहुंचने का तरीका क्या होता है? अगर स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है तो स्पेसिफिक अलाउंस बना लें, फिर उन बैलेंसेस को जिन पे अलाउंस बना लिया लेस करके रिमेनिंग डेटर्स फाइंड आउट कर लें, और फिर जनरल अलाउंस का रेट ढूंढ के मल्टीप्लाई कर दें। आखिरी स्टेप बता दें दोनों मींस। अमाउंट बताएं, अमाउंट कौन सा 848 बोला है अब आपने? इस वक्त कौन सा बोला? अलाउंस वाला। अब अलाउंस वाला ही बोला है, वो वाला 848,000 अलाउंस वाला, प्लस क्या? स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस टू गेट कौन सा अलाउंस? टोटल अलाउंस। जी उसका हमेशा दिया होगा। टोटल अलाउंस मींस स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल टू फाइनल आंसर। 1480160। जी सर, जी अलाउंसेस नहीं है, पढ़ने वहां लिखा होगा। स्टेप 4, किस किस को जमा करना है? स्पेसिफिक अलाउंस या स्पेसिफिक अलाउंस के बैलेंसेस। अब कोई बैलेंसेस नहीं। स्टेप 2 में बैलेंसेस, यहाँ अलाउंस ही लेना। अलाउंस कौन कौन सा? स्पेसिफिक प्लस जनरल टू गेट द टोटल अलाउंस। एनी कंफ्यूजन? रिजॉल्व मसला? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग क्लियर है? देन जब ये टोटल अलाउंस आ गया है तो वापस ऊपर आए जहां लेजर्स बन रहे थे। बताएंगे अब ये टोटल अलाउंस कहां लिखूं, किस लेजर में लिखूं? ये क्या कैलकुलेट हुआ है? अलाउंस का क्लोजिंग। कल तक की बहस में और आज वाली इस बहस में क्या चेंज आया है? कल तक की बहस में क्या होता था कि जो क्लोजिंग डेटर्स होते थे उन्हीं को एज इट इज जनरल अलाउंस का रेट मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों बनाने हो तो पहले एक वर्किंग कर लें, उस वर्किंग के रिजल्ट में टोटल अलाउंस सीडी बैलेंस ऑफ द अलाउंस अकाउंट बन जाएगा। प्लीज ये वाली बात मैंने कुछ नहीं तो नहीं की। देन आखिरी स्टेप क्या होगा? प्लीज लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंस कैसे करें? करें आप भी करें। चेक करें कौन सी साइड पे डिफरेंस आ रहा है। क्या क्लोजिंग अलाउंस ज्यादा है? सर जी ज्यादा है। डिफरेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या अलाउंस इंक्रीज सिचुएशन है या डिक्रीज सिचुएशन है? कितने से बढ़ाना है? क्या डबल एंट्री बनी? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट देखें कौन सा काम हो गया है। लेजर्स मेरा ख्याल है जो बन सकते थे इस डेटा से वो तो हमने बना लिए। कौन कौन से बना लिए? डेटर और अलाउंस अकाउंट। लेकिन आगे शायद अभी गेम रहती है। रिफ्लेक्टिंग क्या? नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। एंड क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट्स बनाने किसके?
देन सर एक वर्ड ये अपने लिए नया आ गया, ये जरा सर्कल लगा लें या कोई हाईलाइट कर लें जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो किसको कहते हैं? बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट किसे कहते हैं? जिसमें एसेट्स आने, कैपिटल आना है, लायबिलिटीज आनी है। एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सेल आनी है, कॉस्ट ऑफ सेल आनी है, ग्रॉस प्रॉफिट आना है, अदर इनकम आनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आने हैं, फिर नेट प्रॉफिट या लॉस आना है। लेकिन एक लफ्ज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वर्ड मेरा नहीं ख्याल के पहले आपको के सामने आया। लेकिन आज से शायद ये रोज सामने आना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जरा मीनिंग लिखें, आइडिया लेकर इसके इर्द गिर्द को जगह बना सकें। अगर दोनों स्टेटमेंट्स को, कौन सी दोनों स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को इकट्ठा बोलना हो, इन दो को अगर इकट्ठा बोलना हो तो फिर क्या बोला जाता है? एक तो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर ये कहा जाए तो आपके ज़हन में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा हो तो फिर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इसकी बात हो रही है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हो तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके बोला जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों की अगर बात करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आता है। जी बेटा, बीडी अगर निकालना चाहे तो आ सकता है, लेकिन शायद इसलिए कंपल्सरी नहीं है कि हमने जो वर्किंग करनी थी वो हो गई है। असल में बीडी जो अगर आप निकालना भी चाहें तो उसमें फिर सेल भी मिसिंग है, तो कैश भी इस साल का मिसिंग है। निकल तो सकता है बेस्ड ऑन दिस डाटा, लेकिन शायद वो सारी ट्रांजेक्शन्स की बेस पे नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको फिर बीडी की तरफ नहीं लेके गया। मैं, हमें वैसे भी सीडी चाहिए था और सीडी की बेस पे अलाउंस बनाना था। ठीक है, तो अगर कभी मैं यहाँ से ऑनवर्ड्स वर्ड्स बोलूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपके जहन में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आएंगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 हिस्से हैं, लेकिन वो 5 हिस्से कब शुरू होंगे? इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी आप बच्चे ही हैं, तो अभी आपके लेवल पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड बोलूंगा मैं, तो ये 2 स्टेटमेंट्स आनी चाहिए जहन में। बोलने दोबारा, कौन कौन से आए? पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनवा दो। ओनर का नाम अवेलेबल है, लिख लें, बेल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 जुलाई ईयर 7। कोशिश तो मैंने बहुत ज़्यादा की कि आपको तंग ना करूं, कुछ बहुत ज़्यादा होमवर्क ना दूं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही थी कि रोज़ आ जाइए करेगा, रोज़ का रोज़ पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं हर हवाले से नाकाम हो गया हूँ। लेकिन अब ये जो मेरी नाकामी हुई है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मुझे खतरा लग रहा है कि हमें बर्दाश्त करने पड़ने हैं मंडे से ऑनवर्ड्स। अब अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि एसेट खरीदा तो एंट्री बता दिया करेंगे यार, प्लीज बता दें यार। एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट, कहानी खत्म। जो डेबिट वही क्रेडिट। ये मिनिमम था सर जो हम पढ़ पाए हैं अपनी बेस बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे सीरियस नहीं लिया गया। चले सर, अल्लाह मालिक। आपने तो लिया सर, आपकी बात नहीं हो रही। एसेट हेडिंग लिखी, क्वेश्चन का डाटा देखें, आंसर देखें। बताएं, डेटर्स आएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? ये छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, पिछले पेज पे चले जहाँ लेजर्स बने हुए। क्वेश्चन देखें, लेजर देखें, बताएं डेटर्स की कौन सी फिगर नजर आएगी? फिगर बोलते हैं, मुझे जरा सही समझ आ जाए। वो जो हमने रिमेनिंग डेटर्स फाइंड आउट किए ना उसकी वर्किंग में, वो सिर्फ वर्किंग के लिए।
वरना टोटल डेटर्स के क्लोजिंग ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो 32456000 closing balance of allowance is deducted from closing debtors in the statement of financial position. Similarly, the allowance ढूंढ दें, अलाउंस का कौन सा बैलेंस लिख पा रहा है मुझे, तो एक फाइनल सेंटेंस बोल दे, मैंने अभी बोला जो, दोबारा ट्राई शुरू करें, ट्राई शुरू नहीं हुई सही। Closing balance of allowance is deducted from closing debtors in the statement of financial position. Allowance for bad debts लिखें और सॉल्व करें। थ्री 975,840 12 सर, जब वक्त गुजर गया उसको तो डेफिनेटली हम दोबारा वापस नहीं ला सकेंगे, लेकिन एक बहुत सीरियस एफर्ट अब यहाँ से ऑनवर्ड चाहिए हमें, और वो सीरियस एफर्ट सिर्फ इतनी सी है कि किसी तरह हिम्मत करके रोज आ जाया जाए। नंबर 1, क्लास में आके पढ़ लिया जाए। नंबर 2, और अगर खुदा ना खास्ता कोई घर के लिए काम हो ही जाए तो घंटा कुछ लगा लिया जाए, एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। लेकिन हम ये काम नहीं कर सके, कहाँ कहाँ देखूं मैं, जहां जहां देखूंगा वो सेम स्टोरी। कोई ऐसे साहब हैं जिन्होंने अभी तक छुट्टी ना की हो जब से क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आप ये जब मेरी बातें सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं कुछ समझ आती है इन बातों की? बहुत से लोग जो हफ्ता हफ्ता छुट्टी करके आते हैं और वो जब इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या समझ आता होना है? सारा समझ आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं सर। नहीं, वो तो जो हो रहा है वो तो मुझे भी पता है। अगर आपने फिजिकल एडमिशन लिया है तो क्या इसलिए लिया था कि रिकॉर्डिंग ले लिया करेंगे हफ्ते बाद, बल्कि महीने बाद, आखिरी महीने इकट्ठे लूंगा, इसलिए तो आपने ये एडमिशन नहीं लिया था। तो ठीक है, जो हो चुका है वो तो हो गया है, लेकिन इस तरह बात बननी नहीं है सर। ये चीजें टिप्स पे होनी जरूरी है। डिस्पोजल अकाउंट जरा जहन में बनाए, नहीं बनता सर, अब ये बनना चाहिए था। हम आगे इन चीजों पर टाइम दोबारा नहीं वेस्ट कर सकेंगे। बहरहाल आज मैं इंशाल्लाह कुछ आपको रिवीजन के लिए चीजें दूंगा, तो कल का दिन अब आपने वेस्ट नहीं करना इंशाल्लाह। मुसलमानों वाला एक मेरे जैसा भी इंशाल्लाह होता है, जब काम का मूड ना हो इंशाल्लाह मंडे से पढ़ूंगा, सब दुआ किया करें, इंशाल्लाह नमाजें शुरू करूंगा। जो काम जिंदगी में करने होते हैं वहां कभी इंशाल्लाह नहीं है। कभी क्या इंशाल्लाह खाना खाऊंगा, ऑनेस्टली सुनिए, सोचिएगा जरा। सर दुआ किया करें, मैं खाना शुरू करता हूँ, खाया नहीं जाता, खा के छोड़ना। सर दुआ करें, सर दोस्त आते हैं फिल्म देखने जाते हैं, मुझसे उठा ही नहीं जाता। सर दुआ किया करें सर, मैं इंशाल्लाह फिल्म देखने जाऊंगा। ये इंशाल्लाह मिसयूज कर रहे हैं हम लोग। जहां कुछ नहीं करना होता वहां रब पे डाल देते हैं, रब ही नहीं चाह रहा। जो काम करना होता वहां इंशाल्लाह बोलते नहीं है। सोच ले जरा, दोस्तों के साथ सैर करने जानी इंशाल्लाह, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इरादा पूरा करके छोड़ना। इंशाल्लाह कहाँ आता है? मंडे से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। इसका मतलब कौन सा होता है? कौन सा मंडे? बड़े मंडे आए कौन से निकल गए, पता नहीं किस साल वाले किस मंडे की बात हो रही है। तो यकीनन आपने ये वाला इंशाल्लाह नहीं कहा है, आपने मुसलमानों वाला इंशाल्लाह कहा है, जिसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और रब मेरे साथ है इंशाल्लाह। कौन सा वाला? ये आ गया इंशाल्लाह जी सर। और कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, हिम्मत 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 ढूंढ के देखें, सवाल भी देखें, आंसर भी देखें। बैड डेट्स नहीं आने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? और नहीं बेटा नहीं आने, खुदा की मजाक किया था। बैड डेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस से ताल्लुक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से एक ही बात है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अनदर नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो मैंने बताया बैड डेट्स में जब वर्ड बोलूंगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शायद और कुछ नहीं है यार, वो लीबीई नहीं आना, लीबीई के जो बैलेंसेस है
लीबीई के बैलेंसेस में नहीं आना सर, आ गए हैं सर, बैलेंसेस भी आ गए हैं और उनका अलाउंस भी आ गया है। चेक करना जरा, 3-4-6 में 4-5-6 में लीबीई के बैलेंसेस मौजूद हैं और अलाउंस में भी उनका अलाउंस मौजूद है, रिमेनिंग डेटर्स भी मौजूद है, उनका रिमेनिंग अलाउंस भी मौजूद है। ठीक है सर, तो नेक्स्ट अब क्या रह गया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आना है कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जरा डाटा देख के बताएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स आने से कहाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, सॉरी 31 जुलाई ईयर 7। बस काइंडली बहुत मजाक हो गया हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास से सीरियसनेस नजर आनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि बच्चे सीरियस हो गए। आपको कल ही महसूस हो जाना चाहिए, मुझे परसों से महसूस होना चाहिए, ये ना हो कल का दिन फिर जाया करते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे से। जी सर, सेल ढूंढे सर, होती नहीं है, नहीं है, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढे, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढे, अदर इनकम ढूंढे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग लिखें। और यहाँ फिर आपने एक मिस्टेक करनी है जो बनती नहीं है, आपने मेरे बैड डेट्स लिखवाने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके पास पूरा 1 मिनट है, जल्दबाजी नहीं, फिगर बतानी है। कर दिए जल्दबाजी। क्या एक्चुअल बैड डेट्स भी आने हैं, क्या 7,23,000 भी आना है और 60160 भी आना है। अपने जहन में एक बैड डेट अकाउंट बनाए, जहन के अंदर बना ले, बना ले, बना ले, अंदर ही बना ले। डेबिट साइड पे 7,23,000 नजर आता है, एंट्री बोलने जरा उसकी, डेटर क्रेडिट, डेटर में क्रेडिट हुए थे, एक्चुअल बैड डेट 723,000 और 60,160 ढूंढ के डबल एंट्री बोले, ये भी बैड डेट्स डेबिट है। तो ये दोनों बैड डेट्स डेबिट होके फिर जो टोटल फिगर है वो हमारे प्रॉफिट लॉस में आएगी। अगर आप अलाउ करें तो मेरा ख्याल है एक बैड डेट लेजर बना लें जरा, रिक्वायर्ड तो नहीं है, जरा याद दहानी हो जाएगी जो कल कर रहे थे हम। एक बैड डेट का अकाउंट बनाया तो 1-2 लाइनें नीचे छोड़ के, नहीं बेटा मेरे सामने गलत फिगर्स आ गई हैं बेटा, ये 1480 नहीं आना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बेटा, ये तो अलाउंस का क्लोजिंग है। मिस्टर मोहम्मद, आपका नाम नहीं मुझसे सही प्रोनाउंस हो रहा, ये 1480,160 जिस साहब ने भेजा है बेटा, ये तो क्लोजिंग अलाउंस है, ये जुल्म ना कीजिएगा। क्लोजिंग अलाउंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है। बैड डेट्स कौन कौन से हैं, 723,000 का रेफरेंस बताएं जी, डेटर 60160 का रेफरेंस बताएं, अलाउंस इकट्ठा करेंगे, 783,160, 783,160, तो ये जो फिगर है फाइनली फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। आ जाता है याद अब? जी जिन हजरात की फिगर्स गलत थी काइंडली वो बता दें, समझ आ गया प्लीज। थे कुछ लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी कुछ लोग थे जो जिनको जो फिगर्स मुझे गलत बता रहे थे, जिनकी फिगर्स गलत थी वो काइंडली फाइनल कर लें, बात समझ आ गई। 783,160 फाइनली बैड डेट्स की फिगर है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगी, और मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, एक एक्सपेंस की फिगर है, एक्सपेंसेस विद ब्रैकेट हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? देन घर के लिए जरा होमवर्क लिखें, बाकी मेरा ख्याल है क्वेश्चन मैंने और करवाना मंडे करते हैं, और जरा सफिशिएंट ऑफ टाइम नहीं है, शायद को 2-4 और आ ही जाए मंडे को।
डेप्रिसिएशन और ये अलाउंस के कुछ क्वेश्चंस बताने लगा। आइडियल ये है कि कल 2 घंटे निकाल के सॉल्व किया जाए। ये आपने पहले भी हुए, लेकिन खुद से जरा सॉल्व करें, आप महसूस करेंगे कि भूल गई हैं चीजें। तो मैं नाम बोलने लगा, बल्कि आप पीछे जरा पेजेस पे जाए, मैं साथ डेप्रिसिएशन की तरफ जाए, जरा पेज नंबर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना जरा फिजान, पेज नंबर बताएं। एक पेज नंबर ये लिख रहे हैं, 2-3 सवाल जरा। पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 5। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 जरा ढूंढे, उसका नाम क्या है? अल्फा 8 है? नहीं 8 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अल्फा, पेज 39। और बाकी डेफिनेटली अगर आप इसके ज्यादा अलावा करना चाहें तो ये 2 मैंने वो बताया जिससे शायद सारी डिस्पोजल, WDV, सेपरेट लेजर सारा रिवाइज हो जाएगा। तो एक आधा अगर आप और करना चाहें, आपकी रैंडम चॉइस है। मैंने जानबूझ के वो नहीं बताया अबे यार, वो कुछ दिन ठहर के दोबारा दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 3 जो कल किया है अलाउंस वाला, आफ्ताब, पेज नंबर क्या है इसका? 54, पेज 54 पे क्वेश्चन नंबर 3। इसको कोशिश करनी है कि इंडिविजुअली 0 से स्टार्ट करके विदाउट लुकिंग एट द आंसर सॉल्व हो सके। और ये जो आज की, इसको जरा रिवाइज करना है। तो मेरी तरफ से ये 4 ही है। डेफिनेटली अगर आपको टाइम मिले, जो मिल जाना है, तो डेप्रिसिएशन के 2-3 और क्वेश्चंस कम से कम रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मंडे को अगर मैं पूछूं कि डिस्पोजल पे कैश आ रहा है तो एंट्री बता देंगे, एसेट जा रहा है इंशाल्लाह बता देंगे। डन है सर? तो प्लीज कौन कौन से क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 54, और आज वाला क्वेश्चन पेज 56, क्वेश्चन नंबर 5। अल्लाह हाफिज। बेहतर वैसे यही है, आधा घंटा पढ़ा इधर ही बैठ के सॉल्व करना। बड़ी गर्मी है बाहर, चलें घर जाके सॉल्व करना।